तो मैंने अपनी वीडियो में पीआईबी की बजट रिपोर्ट को डिस्कस कर लिया था, लेकिन बजट से रिलेटेड अदर चीज़ें भी होती हैं जो पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में, तो हम उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इस बजट से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है हमारे जब से हम इंडिपेंडेंट हुए हैं कि पहली बार बजट को संडे को पेश किया गया है ना, पहली बार प्रेजेंट किया है बजट को संडे वाले दिन, अदरवाइज संडे को नॉर्मली बजट पेश नहीं किया जाता है। सेकंड क्या है, इट इज़ द सेकंड टाइम स्टॉक मार्केट ओपनड ऑन संडे। देखो वैसे हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो कब से कब तक चलती है, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे ऑफ रहती है एंड नेशनल हॉलीडेज़ पे भी बंद रहती है, लेकिन ऐसा सेकंड टाइम हुआ है हमारे स्टॉक मार्केट संडे को भी ओपन हुई है, जैसे कि हमने देख ही लिया था। और इस दिन ना स्टॉक मार्केट में बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही थी, फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा देखने को मिली थी। एंड फर्स्ट टाइम हमारी संडे को कब ओपन हुई थी स्टॉक मार्केट, 1999 में, 99 है, ठीक है ना। ऐसा पहली बार हुआ था 1999 में कि स्टॉक मार्केट संडे को भी ओपन हुई थी। एंड हमारी हिस्ट्री में ऐसा सेकेंड टाइम हुआ है अब 2026 में। ओके, तो हिस्ट्री क्रिएट हो गई है। एंड थर्ड क्या है, बजट को प्रेजेंट किया जाता है लोकसभा में और उसके बाद में इसकी एक कॉपी राज्यसभा में भी पेश की जाती है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112 है जो डील करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में, जिसके अंदर सरकार अपने एस्टिमेटेड इनकम और एक्सपेंडिचर को डिस्कस करती है। कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड मेंशन नहीं है, ठीक है। तो आर्टिकल 112 किसके साथ में डील करता है, एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट के साथ में। और ये जो गवर्नमेंट होती है, जो भी गवर्नमेंट फ़िलहाल में होती है लोकसभा में, उसके ऊपर ऑब्लिगेशन होता है कि वो हर साल अपनी क्या करे, इनकम और एक्सपेंडिचर का की स्टेटमेंट लोगों के सामने रखें। अब स्टेट बजट कौन से आर्टिकल में पेश किया जाता है, आर्टिकल 202। एंड फिफ्थ जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताई गई है, ये जो फर्स्ट बजट है हमारे इंडियन हिस्ट्री में जो कर्तव्य भवन से पेश किया गया है, ठीक है। कर्तव्य भवन से निकाल कर लाए हैं इसे। पहले कहाँ पे प्रिपेयर किया जाता था, नॉर्थ ब्लॉक हाउस ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री, लेकिन अब की बार कहाँ से आया है, कर्तव्य भवन से, ठीक है। और इसको 3 कर्तव्य से इंस्पायर होकर ऐसा किया गया है। ये जो 3 कर्तव्य हैं इनको हम आगे डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज मैंने जो अपनी पिछली वीडियो है जो बजट से रिलेटेड डाली थी उसमें भी 3 कर्तव्य को मेंशन कर दिया था, ठीक है। अब है कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स बजट से रिलेटेड। तो फर्स्ट टाइम इंडियन हिस्ट्री में बजट को 1860 में पेश किया गया था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल। किसने किया था, जेम्स विल्सन ने 1860 में, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। और पोस्ट इंडिपेंडेंस कुछ खास बातें, फर्स्ट टाइम बजट 1947 पेश किया गया था। देखो हमारी जो फर्स्ट सरकार बनी थी 1952 में बनी थी, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट बजट था इंटरिम बजट इसे कहा गया है, उस टाइम पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं किया गया था। इससे पहले इंटरिम बजट आया था, किसने पेश किया था, आर.के. शंखमुलम ने, चेट्टी ने, ठीक है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट बात, मोरारजी देसाई एकलौते ऐसे इंसान है जिसने आज तक सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स बजट पेश किया है। कितनी बार, 10 बार। पहली बार किस औरत ने पेश किया था, इंदिरा गांधी ने 1971 में, ठीक है। अब निर्मला सीतारमण ने कितनी बार बजट पेश कर दिया गया है, 9 टाइम्स। यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 9 टाइम्स है, ठीक है। इन्होंने 9 टाइम्स बजट पेश कर दिया है और ये आगे भी पेश करती रही, तो मोरारजी देसाई का जो रिकॉर्ड है 10 का, उसे ये ब्रेक कर देंगे और हिस्ट्री क्रिएट होगी नहीं। अब कुछ और फैक्ट, 2016 तक जो बजट था वो फरवरी के लास्ट डे पे लेके आया जाता था, लेकिन अब क्या कर दिया है, 1 फरवरी को इसको प्रेजेंट किया जाता है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द न्यू फाइनेंशियल ईयर। इसके ऊपर डिस्कशन हो जाता है। हमारा फाइनेंशियल कब शुरू होता है, 1 अप्रैल को। अब 2019 तक देखो, जब से बीजेपी रूल में आई है तो उन्होंने बहुत सारे चेंजेस की हैं। जैसे 2019 से पहले बजट वाज कैरिड इन ब्रीफ केस, ठीक है, ब्रीफ केस में लाया जाता था। लेकिन उसके बाद में 2019 से 2022 के बीच में बही खाता यानी कि रेड क्लॉथ में लेके आते थे और उसको स्ट्रिंग से बांधा जाता था, उसके ऊपर अपने इंडिया का एम्बलम भी होता था, ठीक है। लेकिन 2021 से फिर इसमें दोबारा चेंज किया गया था। वो 2019 में चेंज करके बही खाता लाए, फिर 2021 में चेंज करके ग्रीन बजट लेके आए। ये पेपरलेस होता है और ये टैबलेट की फॉर्म में होता है। टैबलेट के ऊपर सारी डिटेल्स होती है, सभी एमपी इसको असेस कर सकते हैं। इवन हम सिटीजन्स भी इसको असेस कर सकते हैं ऑन द यूनियन बजट वेब पोर्टल या फिर ऐप। अब नेक्स्ट क्या है, अब जो कर्तव्य भवन से ये हमारा यूनियन बजट लेके आया गया है, तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है, इसके बारे में अगर क्वेश्चन बनने लगे तो कर्तव्य भवन ऐसा क्या है
यहाँ पर हेडक्वार्टर हैं बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ के और डिपार्टमेंट्स भी हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का भी हेडक्वार्टर यहाँ पे है, MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज़ का, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का, ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र का भी यहाँ पे ऑफिस देखने को मिलता है। अब इम्पोर्टेंट क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट न्यू दिल्ली। अब सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या है, तो ये जो प्रोजेक्ट है वो इंडिया की सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया को दोबारा से रीडिज़ाइन करने के लिए एक प्रोजेक्ट लाया गया था नियर द रायसीना हिल न्यू दिल्ली के इस एरिया को रीडेवलपमेंट के लिए रीडेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आया गया था, जिसको सेंट्रल विस्टा के नाम से जाना जाता है। क्यों है ये, क्यों बनाया गया था, ताकि अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स के बीच में एफिशिएंसी बढ़ सके, इंटर मिनिस्टर कोऑर्डिनेशन देखने को मिले, है ना। अब जो हमारा बजट का रिसिप्ट हमको मिली है, बजट की रिसीट जो हमको मिली है, यानी कि हमारी कितनी इनकम हुई है, कहाँ से हुई सबसे ज़्यादा इनकम, बोरोइंग से, यानी बाहर से जो पैसा लाया गया वो 24% है। देखो 100% में से 24% कहाँ से पैसा आया है, वो 24 रुपीज़ आए हैं हमारे बोरोइंग से, यानी कि उधार से। सेकंड सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आया है, इनकम टैक्स से, जो आपकी इनकम पे ऊपर लगता है, यानी कि अगर आपने 100 रुपये कमाया तो 21 रुपये किसकी जेब में जाएंगे, गवर्नमेंट की। फिर कॉरपोरेशन टैक्स, यानी कि जो कंपनीज़ के प्रॉफिट के ऊपर लगता है वो होता है कॉरपोरेशन टैक्स, ठीक है। नेक्स्ट है GST 15%, ये भी आप ही की पॉकेट से जाता है। नेक्स्ट है नॉन टैक्स रेवेन्यू, यानी कि चार्जेस, फीस, आप पासपोर्ट वगैरह बनवा रहे हो या फिर आप कोई फॉर्म वगैरह भर रहे हो, ठीक है, उस पर लगने वाला पैसा, ये 10% गया, यानी कि आपकी पॉकेट से देख लो आप कितना पैसा जाता है, इनकम के ऊपर जाता है, GST के ऊपर जाता है, नॉन टैक्स भी जाते हैं, चार्जेस तो आप पे करते हो, फिर यूनियन एक्साइज ड्यूटी 6%, कस्टम ड्यूटी बाहर से जो सामान लग के आते हो 4%, नो डेट कैपिटल रिसिप्ट 2%, यानी कि मान लो गवर्नमेंट ने अपने किसी एसेट को प्राइवेटाइज किया है तो वहाँ से भी कुछ पैसा उनको मिलता है। अब वो खर्चा किस किस के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है, खर्चा कहाँ करा जाएगा, स्टेट्स को शेयर दिया जाएगा सबसे ज़्यादा 22%। अब यहाँ पे ध्यान रखना, जब से हम इंडिपेंडेंस हुए हैं, मतलब हमको इंडिपेंडेंस मिली है, तब से हम बहुत ज़्यादा खर्चा करते थे डिफेंस के ऊपर में, ठीक है। लेकिन अब क्या किया जाता है, स्टेट्स के शेयर में, स्टेट को शेयर जो दिया जाता है टैक्स का वो 20% हो गया, तो 22% हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि क्या डिफेंस पर सबसे ज़्यादा पैसा शेयर किया जाता है, तो नहीं, डिफेंस पे 4th नंबर पे, यानी कि 11%। अब हमारा डिफेंस का जो भी एक्सपेंडिचर था वो हमने कम कर दिया है, स्टेट्स के साथ में 22%, इंटरेस्ट पेमेंट जो हमने लोन लिया था, बोरोइंग की थी, उसके ऊपर 20%, ठीक है। थर्ड है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, जो सेंटर जिसमें 100% अपना पैसा देती है, मान लो कोई भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है उसमें पूरा पैसा कौन देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर डिफेंस पे आप इसकी शेयरिंग पर ध्यान रखना कि इंटरेस्ट पेमेंट 2nd नंबर पे आता है और डिफेंस 4th नंबर पे आता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, मुझे ऐसा पूरा डाउट है और मुझे पूरी इंस्ट्रक्ट मिल रही है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ज़रूर। फिर नेक्स्ट है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, यानी कि जहाँ पर स्टेट और गवर्नमेंट 50-50% करती है, 50-40 कर लेती है, ठीक है, फिर 60-40 भी करती है। इस तरीके सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स में 8% जाता है। फिर फाइनेंस कमी से या फिर अदर जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके लिए भी पैसा दिया जाता है, अलॉट किया जाता है। फिर मेजर सब्सिडीज़ जो मिल जाती है, जैसे कि फर्टिलाइजर्स वगैरह पे दे दी हो, तो और सिविल पेंशन में 2%। अब नेक्स्ट है पिलर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो भी डिस्कस किए गए हैं हमारे बजट में, जैसे कि सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, स्ट्रेंथनिंग द फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ, पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड लिविंग एंड फिजिकल मैटर्स। ये 6 पिलर्स रखे गए थे, इन्हीं के ऊपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पूरा प्रोजेक्ट रखा गया बजट का। तो फर्स्ट जो है वो किसके साथ डील करता है, ये है सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ की, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या करेगी। तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च किया जाएगा, और बायोफार्मा शक्ति, इसके बारे में मैंने डिस्कस कर लिया था हमारी लॉन्ग वीडियो में। एंड स्कीम फॉर अर्थ मटेरियल्स रिसर्च करी जाएगी, माइनिंग, प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा दिया जाएगा। केमिकल पार्क्स बनाए जाएंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देंगे, एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अफोर्डेबल स्पोर्ट्स गुड, क्योंकि हम क्या करते हैं बाहर से बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स गुड खरीदते हैं, तो अपने ही देश में इनकी मैन्युफैक्चरिंग होगी। क्या करेंगे अपने देश में, इस बार गवर्नमेंट क्या कर रही है सबसे ज़्यादा, है ना, अपने देश में डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा दे रही है, तो इसीलिए ये सब स्कीम्स से लॉन्च की गई हैं, ठीक है। रिवाइव 200 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, हाई वैल्यू टेक एडवांसमेंट इन एडवांस्ड कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि हमारे जो बाहर से हम बहुत सारे इक्विपमेंट्स खरीदते हैं, जैसे कि ब्रिज वगैरह बनाना है, ठीक है, कोई रेलवे वगैरह के लिए कोई सामान चाहिए, तो इन सभी चीज़ों के लिए क्या करेगी गवर्नमेंट, अपने ही देश में टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करेगी और मैन्युफैक्चरिंग करेगी। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर टेक्सटाइल मेनली
टेक्सटाइल्स देखो मेनली फॉर कार्स, बाइक्स एंड सोफा, जैसे कि लेदर वगैरह की माइनिंग हो गई है, नहीं लेदर वगैरह का मैन्युफैक्चरिंग हो गई है। पहले तो अपने ही देश में क्या करेंगे, एग्रीकल्चर में ऐसी कैश क्रॉप्स को बढ़ावा देंगे जिसकी वजह से हमें बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़े। हम क्या करते हैं, मतलब जो हमारे फार्मर्स है वो क्या कर रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा वो उन्हीं क्रॉप्स को ग्रो करते हैं जिनके अंदर हमें उन्हें फार्मर्स उन्हीं क्रॉप्स को ग्रो करते हैं जिनके उन्हें एमएसपी मिलता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है। लेकिन अभी गवर्नमेंट क्या चाहती है कि वो ऐसी क्रॉप्स को भी ग्रो करे जिसकी वजह से टेक्सटाइल्स को रॉ मटेरियल प्रोवाइड होने बाहर से इंपोर्ट ना करना पड़े। ठीक है, यूज इन इंडस्ट्रीज एंड स्कीम फॉर कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग जैसे कि जो कार्गो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए काम आते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी देश के अंदर ही की जाए। हाईटेक टूल्स एंड रूम्स इन CMPC। अब क्या है, ऑरेंज इकोनॉमी, यानी कि ऐसे कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी स्कूल्स में एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा कि कैसे कंटेंट बनाया जाता है। क्योंकि देखो अभी जो न्यू जनरेशन है वो तो इसके साथ में कनेक्ट कर लेती है, ठीक है, और यूथ भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो, खास करके जो गांव के लोग हैं उन्हें इन्वॉल्व करने के लिए इस तरीके के गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च कर रही है। अब इसके नेक्स्ट क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन इन ईस्टर्न रीजन्स ऑफ इंडिया। इसके अलावा प्रमोट इंफ्रास्ट्रक्चर टेक कोचिंग फॉर स्पोर्ट्स एंड इनहेंस द कैपेसिटी ऑफ खेलो मिशन, यानी कि आप सरकार क्या करेगी, जो यूथ है उनको खेलों की तरफ भी एक न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। रीनिंग द सर्विस सेक्टर के लिए गवर्नमेंट क्या करिए, हाई पावर्ड एजुकेशन के जो स्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड करने की कोशिश करें। न्यू इंस्टीट्यूशन बनाए जाएंगे, हेल्थ प्रोफेशन को इंक्लूड किया जाएगा, रिक्रूट किया जाएगा। 5 हब मेडिकल वैल्यूज़ के 5 हब बनाए जाएंगे ताकि मेडिकल वैल्यू टूरिज्म इंक्रीज हो। 3 न्यू और इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड ड्रग टेस्टिंग लैब्स भी बनाए जाएंगे। इसके अलावा सेकंड जो स्ट्रेंथिंग द फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए क्या किया है, एनर्जी सिक्योरिटीज़ जैसे कि शांति बिल लेके आए हैं ताकि क्या हो जाए, हमारे यहाँ पे एनर्जी जो है उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी एनर्जी के प्रोडक्शन को भी बढ़ावा मिले। फिर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, सिटीजन्स बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट एक्शंस, स्ट्रॉन्ग थ्रस्ट ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट, मॉनेटरी स्टेबिलिटी हो देश के अंदर, फिजिकल प्रूडेंस ताकि बाहर देश से लोग आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, रिड्यूस द क्रिटिकल इंपोर्ट डिपेंडेंस ताकि हम हमारे देश में ही रॉ मटेरियल खरीदें और यहीं पे क्या करें, प्रोडक्शन भी करें। फार रीचिंग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, ठीक है। अब पीपल सेंट्रिक, लोगों के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, building a centers of care ecosystem, multi-skilled caregivers को रिक्रूट करे, बिल्डिंग एस्टेब्लिशिंग इमरजेंसी एंड ट्रोमा केयर सेंटर्स, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसा हॉस्पिटल होगा। PM दिव्यांग केंद्रास भी बनाए जाएंगे, सपोर्टिंग आर्टिफिशियल लिम्स फॉर दी दिव्यांगस, यानी कि आर्टिफिशियल जिनके पैर नहीं होते उनको आर्टिफिशियल लेग भी प्रोवाइड कराना होता है, ठीक है। इस तरीके के आर्टिफिशियल उनको ऑर्गन्स भी मिलेंगे। फिर अपग्रेडिंग द नेशनल मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट इन रांची एंड तेजपुर, ठीक है, निमहंस के बारे में मैंने बता दिया था। फिर दिव्यांग सहयोग योजना के अंदर टाइमली एक्सेस टू क्वालिटी डिवाइसेस उनको मिल सके, जैसे कि कान में किसी को मतलब सुनाई नहीं देता तो उसके लिए हियरिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी प्रोवाइड कराया जाए, डिवाइसेस प्रोवाइड कराया जाए। दिव्यांग कौशल योजना यहाँ पे हो चुकी है। SHG और ISG मार्ट्स टू बी सेटअप फॉर कम्युनिटी ओन्ड रिटेल आउटलेट्स। अब ये तो IPIB रिपोर्ट से मैंने लिया है कि बाहर से लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है। नेशनल फाइबर स्कीम चलाई गई है ताकि देश के अंदर सिल्क, वूल एंड जूट भी बनाए जा सके, ठीक है। टेक्सटाइल एक्सपेंशन एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम आई ताकि मॉडर्नाइजेशन हो सके। जो भी ट्रेडिशनल क्लस्टर्स है उनको मॉडर्नाइज के न्यू टेक्नोलॉजी के साथ में अपग्रेड करा जाए थे, उनकी टेस्टिंग की जाए देश के अंदर में, मेगा टेक्सटाइल पार्क्स बनाए जाएँ, ठीक है। और महात्मा गांधी का जो सपना था उसको भी पूरा किया जाए, जैसे कि ग्राम स्वराज इनिशिएटिव। अब नेक्स्ट क्या है, डिलीवरिंग अ पावरफुल पुश टू इंफ्रास्ट्रक्चर। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए बाहर से भी लोगों को अट्रैक्ट करना। सेटिंग अप इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड, इसकी वजह से क्या होगा, जो भी बाहर से लोग आएंगे उनको ये इंश्योर करा जाएगा ताकि कि अगर उनको कोई रिस्क होता है तो उनके लिए फ़ंड अवेलेबल है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, देश के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आकर अपनी कंपनियाँ बनाएंगे, यहाँ पे आके यहाँ के लोगों को जॉब प्रोवाइड कराएंगे, इस तरीके से। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल मूवमेंट ऑफ कार्गो, फॉलोइंग मेजर्स प्रपोज्ड।
ठीक है। अगर देश के अंदर जो कार्गो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है, उनके लिए क्या करा जाएगा। न्यू डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, ठीक है। 20 न्यू नेशनल वाटरवेज भी प्रपोज किए गए हैं, जिनको यूज़ में लाया जाएगा, ठीक है। कोस्टल प्रमोशन स्कीम लॉन्च की गई है, कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम लॉन्च की गई है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को ईजी करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए। एग्जाम्प्ट कर दिया है लोगों को 5 साल के लिए, जो भी नॉन रेसिडेंट्स हैं उनके ऊपर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा, ताकि वो यहाँ पर आकर आराम से काम कर सकें। सेफ हार्बर प्रोविजंस फॉर नॉन रेसिडेंट्स, ठीक है। डेफर ड्यूटी ऑफ पेमेंट विंडो अवेलेबल टू ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स, इंक्रीज ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट लिमिट टू सी फूड प्रोसेसिंग इनपुट्स फ्रॉम 1 to 3%, ठीक है। यानी कि अगर कोई भी बाहर से कुछ चीज़ इंपोर्ट कर रहा है, उनके ऊपर सी फूड के ऊपर में क्या कर दिया है, टैक्स बढ़ा दिया गया है। वो क्या चाहते हैं कि बाहर से कम चीज़ें आएँ, अपने देश की चीज़ें ज़्यादा यूज़ की जाएँ। ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑफ स्पेसिफिक इनपुट्स एक्सटेंडेड टू शू अपर्स एंड लेदर एंड साइंथेटिक फुटवेयर्स, इनके ऊपर ड्यूटी फ्री कर दिया, ताकि बाहर देश से हम देखो जो हमारे देश के अंदर कम है उनके एक्सपोर्ट पे जो ड्यूटी थी वो कम कर दी गई है, उसको फ्री कर दिया गया है। जो हमारे देश के अंदर जिनका प्रोडक्शन हाई होता है उनके ऊपर ड्यूटी बढ़ा दी गई है। इस तरीके से गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है। एक्सपोर्ट पीरियड ऑफ लेदर एंड टेक्सटाइल्स एक्सटेंड फ्रॉम 6 months to 1 year। अब एक्सपेंडिचर किस पे ज़्यादा किया गया है, ठीक है। गवर्नमेंट ने किसके ऊपर ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया है या करेगी, तो फर्स्ट है ट्रांसपोर्ट के ऊपर ज़्यादा खर्चा किया जाएगा, डिफेंस के ऊपर खर्चा किया जाएगा, रूरल डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा किया जाएगा इतना, एंड होम अफेयर्स देश के अंदर एग्रीकल्चर के ऊपर इतना खर्चा किया जाएगा, एजुकेशन के ऊपर बहुत ही कम खर्चा किया गया है, एनर्जी के ऊपर खर्चा किया जाएगा, फिर हेल्थ के ऊपर बहुत कम खर्चा किया जाएगा, अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा किया जाएगा कम, और इसके बाद में घटते हुए यहाँ पे आ गया आईटी में खर्चा कम होगा, इसकी वजह से स्टॉक मार्केट में हलचल देखने को मिलेगी। सोशल वेलफेयर में खर्चा कम किया जाएगा, साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स में, टैक्स में, एक्सटर्नल अफेयर्स में, एंड नॉर्थ ईस्ट में कितना डेवलपमेंट के लिए खर्चा किया जाएगा। तो यहाँ पे हम करते क्लास को एंड। ओके, बाय बाय।